आज हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट, ऐसी लड़ाइयां जो राष्ट्र को बचाने वाली हैं, ऐसे सारे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में उठाते रहे हैं। आप सब जानते हैं, हमारी टीम के अभिन्न अंग हैं, लीगल मामलों के एक्सपर्ट हैं। आपके पिताजी भी देश के जाने माने एडवोकेट रहे हैं और लगातार विष्णु शंकर जी को जब भी कहीं कोई कठिनाई होती है, पिताजी आ जाते हैं सामने। अभी आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड 1995, ऐसे तमाम वो मुद्दे जो पिछले लंबे समय से सरकारों के खामोशी के कारण या सरकारों की मिलीभगत के कारण इस देश की जमीन का सौदा हो गया हो, इस देश की मंदिर का सौदा हो गया हो, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर विष्णु शंकर जैन साहब और उनकी पूरी यंग लोगों की टीम है, वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हुआ और विष्णु शंकर जैन ने उसमें क्या तर्क रखे और फिर किन लोगों ने इसको कंफ्यूजन फैलाया मीडिया में आकर के, उसकी सफाई मुझे भी देनी पड़ी। कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा, विष्णु जी के पास भी फोन गए कि ये जो बात कह रहे हैं ये सच है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये हम सब जानते हैं कि ये इस समय वन ऑफ द कोर इश्यूज है और ये एक ऐसा डिबेटेबल एक्ट है जिसमें एक बहुत विस्तृत और लंबी डिबेट की जरूरत है। एक मैंने युवा वकील के रूप में वो माहौल देखा है, वो दौर देखा है लीगल सर्कल्स में जहां पे ये माना जाता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश की सेक्युलरिज्म को दिखाने का, दर्शाने का सबसे जीता जागता बहुत अच्छा मॉडल है। और दूसरी तरफ हमारे सामने चुनौती ये थी, जब हमारी पूरी लीगल टीम आपके आशीर्वाद से इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुद्दे पे रिसर्च कर रही थी कि इसको किन ग्राउंड्स पे चुनौती दी जाए, क्योंकि सामने अयोध्या का जजमेंट 5 जजेस का हमारे आंखों को स्टेयर कर रहा था, जिसके पैरा 94 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मोहर भी लगाई और ये भी बोला कि ये सेक्युलरिज्म का बहुत जीता जागता उदाहरण है और कोई नए लिटिगेशंस फाइल नहीं हो सकते। तो 5 जजेस की ओपिनियन राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 अयोध्या जजमेंट का, जिसका पैरा 94 ऑनवर्ड्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को डील किया गया है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ओपिनियन रखा, वो हमें फेस कर रहा था। और साथ ही साथ जो इस देश में पिछले 70 सालों में नैरेटिव बनाया गया है कि राम मंदिर के अलावा आप किसी और नई लीगल बैटल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारे डिफिकल्टीज हमारे सामने फेस कर रही थी। तो हमारी पूरी लीगल टीम ने 2 लेवल्स पे रिसर्च की। पहली लेवल ऑफ रिसर्च ये थी कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संवैधानिक है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, और दूसरी लेवल ऑफ रिसर्च थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर एग्जिस्ट करता है एज इट इज, तो उसमें क्या कोई नए लिटिगेशन फाइल हो सकते हैं कि नहीं। तो जो हमारा पहला लेवल ऑफ रिसर्च है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, उसमें हमने बहुत सारी रिसर्च की और यह पाया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ने इस देश के लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया और हिंदू समाज के लोगों को या किसी भी आदमी को जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, उसके कोर्ट जाने का अधिकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ने छीन लिया। और उसके बाद हमने इसमें लीगल रिसर्च की और यह पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। BR अम्बेडकर ने कहा है कि आर्टिकल 32 इस देश के संविधान की आत्मा है। उनसे पूछा गया था सवाल कि आप भारतीय संविधान की आपने संरचना की है, तो आप इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल मानते हैं। तो उन्होंने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आर्टिकल 32, वो इस पूरे फंडामेंटल, इस पूरे संविधान का आत्मा है। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने काम किया था, हमने इन सारे जो क्लाउड हमारे सामने रेस किया गया था, उन सारे क्लाउड्स को चीरते हुए ये पाया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हमने सिविल सूट्स फाइल किए थे बनारस में और मथुरा में और भोजशाला में, हमने इसके एग्जेम्पशंस भी निकाले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर एग्जिस्ट भी करे तो ये धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता। सामने कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक लीगल डिस्कशन में ये बात आ भी चुकी है कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। तो इन सारे ग्राउंड्स पे 11 जून 2020 को
सबसे पहले इस देश में हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से चैलेंज किया केंद्र सरकार के जवाब ना देने के, और केंद्र सरकार ने कुछ टाइम मांगा था अपना जवाब देने के लिए। इन द मीन टाइम जो कपिल सिब्बल साहब हैं, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मेरा इस पूरे डिबेट में एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये है कि ये केस चल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिन लोगों ने चैलेंज किया है उनमें से कोई भी पिटिशनर ऐसा नहीं है जिसका कोई फैक्चुअल प्रॉब्लम हो। तो कोर्ट ने कहा कि ये सारी बातें हम फैक्चुअल प्रॉब्लम एज इट इज, मतलब किसी ने कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने सूट फाइल किया हो और सूट फाइल करने के बाद वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हर्डल फेस कर रहा हो और तब वो सुप्रीम कोर्ट आया हो। ये पूरी डिबेट एकेडमिक है, इसलिए इसको डिसाइड ना किया जाए, इसलिए मेरा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। ये कपिल सिब्बल साहब का कहना था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो हमारा यही कहना था कि अभी आज कोर्ट इस केस को एडजर्न कर रही है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिर्फ इसको सिंपली एडजर्न किया है केंद्र सरकार का एफिडेविट फाइल करने के लिए। इसके अलावा और इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जितनी बातें मीडिया में हुई हैं वो सारी बातें मनगढ़ंत है, कॉन्कॉक्टेड है, और वो लोग जो कोर्ट में कुछ बोल भी नहीं पाए, बाहर आके जिनको बोलना था वो सारी बातें की जा रही। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है फरवरी से पहले, और मार्च में इसकी सुनवाई के लिए लगाया है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में कुछ भी नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल डेवलपमेंट। तो ये इस केस का फैक्ट है। और मैं बात और बताना चाहता हूं, मेरा एक और इसमें मैंने कुछ लोगों को सुना, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उसको अलग से कहना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि काशी और मथुरा के केस में रोड़ा बन रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं बताना चाहता हूं कि 19 मई 2021 को मथुरा के केस में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ऑलरेडी ये होल्ड कर चुके हैं कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हमने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को चैलेंज किया है। वफ एक्ट के इश्यूज इन्वॉल्व है, यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और काशी के केस में आप जानते हैं कि 12 सितंबर को हमारे पूरे समाज की बहुत बड़ी जीत हुई, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ये होल्ड किया कि काशी के केस में जो 5 महिलाओं ने पूजा के अधिकार का केस फाइल किया है, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। अब मुझे आप ये बताइए सर, मैं आई एम सॉरी, आई फेल टू अंडरस्टैंड, जब 2 कोर्ट्स कह चुकी हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इसमें समझ है, इसमें समझदारी है ये बोलने में कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है और काशी और मथुरा के केस में बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है, कि इसमें समझदारी है कि ऑलरेडी 2 कोर्ट्स कह चुकी हैं, एक लीगल इंटरप्रिटेशन दे चुकी हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, इसमें समझदारी। पहली बात। दूसरी बात ये, मुझे जो लगता है, जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं, आप एक सम्मानित आदमी हैं, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते, लेकिन सकता है ये कौन दलाल है कि पहले तो ये कहा कि किसने ठेकेदार बनाया है इस आदमी को, तो ये कहता फिरता है कि कहते हैं कि सिर्फ हमें 3 दे दो, 3 मंदिर दे दो, बाकी मत दो। इसके बाप के हैं क्या बाकी मंदिर? ये राजनीति का सबसे बड़ा ब्रोकर है। मुझे मालूम जयललिता के एजेंडे पर इसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी, एक हिंदू संगठन को इसने गालियां दी थी। अब ये बेरोजगार होकर के ये कौन कहता है कोर्ट में जाकर के, ये बार बार कहता है हमें 2 मंदिर दे दो, बाकी ले लो, 2 मंदिर, इसके बाप का मंदिर है क्या? और फिर इसके ऊपर कंफ्यूजन फैलाता है। जब आप जैसे युवा ने इतनी बड़ी रिसर्च करके कि पहले सबने ये माहौल बनाया कि नहीं नहीं नहीं, इस पे कुछ हो ही नहीं सकता है, आपने मथुरा को और काशी को भी ये साबित कर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू ही नहीं होता। लेकिन आपने तो पूरे उस एक्ट को ही चैलेंज किया है जो इलीगल है। तो ये फिक्सर कौन है और किसके इशारे पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस किस्म के बयान दे रहे हैं और फिर बाहर आके मीडिया में फैलाते हैं? मेरा गुस्सा, मैं एक लीगल बात रखना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुद्दे में सिर्फ काशी और मथुरा हमें दे दीजिए और बाकी मुद्दे के लिए एक्ट एज इट इज रहे, आप इस बात की तह पे जाइए, इस बात को इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन करने की कोशिश करिए कि ये कितना बड़ा धोखा होगा पूरे सनातनी समाज के साथ, और कितने बड़े इलीगैलिटी को आप स्टैम्प करने जा रहे हैं, उसको अप्रूव करने जा रहे हैं। इस बात की आप इंपॉर्टेंस को समझिए। उसका कारण यह है कि काशी की अपनी इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, मथुरा की अपनी इंपॉर्टेंस है हम सब जानते हैं, पर भोजशाला धार जो मध्य प्रदेश की धड़कन है, जो हमारे मां सरस्वती का मंदिर है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाएगी? ऐसे बहुत सारे ऐसे मंदिर है साउथ में
टीले वाली मस्जिद है लखनऊ का, जहां पे हमने सिविल सूट फाइल किया और हम ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डील कर रहे हैं। तो अगर ये बात मान ली जाए तो हमारी जो पिछले 10 साल की लड़ाई थी टीले वाली मस्जिद को लेकर लखनऊ में, वो लड़ाई तो निरर्थक हो गई, व्यर्थ हो गई। सारे सिविल सूट जो हमने लड़े थे, आपने कह दिया कि नहीं सिर्फ काशी मथुरा रहेगा, बाकी केस चल ही नहीं सकते। तो केस क्यों नहीं चल सकते? हमारा तो ये मूलभूत मुद्दा है। और अगर किसी आक्रांता ने, किसी बर्बरता ने, किसी मुगल आक्रांता ने अगर मंदिर को तोड़ के उसमें मस्जिद तामील की है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये सवाल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं एक पूरी सिविलाइजेशन को राइट ऑफ रेस्टोरेशन है, ये पूरा का पूरा समाज कोर्ट में जाके रेस्टोरेशन का अधिकार क्यों नहीं मांग सकता है? मैं जैन समाज से भी आता हूं। अभी हमने देखा समशिखर जी का मुद्दा, हमने देखा अभी हमने रणकपुर के जैन मंदिर का मुद्दा है, जहां पे 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं, और कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए पूरी सिविलाइजेशन को, क्योंकि आप पूरे सिविलाइजेशन को नीचे करने का मुद्दा कर रहे हैं। और ये जो जितनी लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जो काशी का हो गया, मथुरा का हो गया, टीले वाली मस्जिद का हो गया, और भी ये जो मॉडल बनेंगे आगे आने वाले केसेस के लिए, ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश का सनातनी समाज जग चुका है और अपने जो आराध्य देवता की मूर्तियां तोड़ी गई थी इतिहास में, सीढ़ियों के नीचे दबाई गई थी, आज उसको वापस रेस्टोर करने के लिए सामने आ रहा है। मैंने अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जो रिटायर हो गए, जस्टिस गौड़ा, उनका मैंने बयान सुना और उन्होंने कहा है अयोध्या जजमेंट ने बहुत बड़ा एक रूट खोल दिया है काशी मथुरा जैसी लिटिगेशंस के लिए। तो ये डर कम्युनिस्ट के मन में पैदा करने का काम हमने किया है कि हां, अब ये सनातनी समाज जाग चुका है और जो इतिहास में 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले हुआ है, अब उसको रेस्टोर करने का काम हम करेंगे। अगर सोमनाथ मंदिर 10 बार तोड़ने के बाद भी, 17 बार तोड़ने के बाद भी रेस्टोर हो सकता है, तो अन्य मंदिर भी रेस्टोर हो सकते हैं। और इसीलिए सारी लिटिगेशंस उस तरफ जाने की कवायद है। और जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर रोड़ा बन रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी हमने चैलेंज करने का काम किया है। अब मुझे बताइए, कोई अगर ये कहता है कि नहीं काशी और मथुरा को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, तो क्या आप धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या आप ऐसा एक, आप क्या पूरे सनातनी समाज को जो लड़ाई लड़ना चाहता है लीगल ढंग से, कोर्ट के माध्यम से, आप उनको अपंग नहीं कर रहे हैं, आप उनको रोक नहीं रहे? और इसीलिए इस चीज के खिलाफ हमारा विरोध है, क्योंकि लीगली ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर, मैं ये बात फिर से आपके सामने एम्फसाइज करना चाहता हूं कि आपकी जो पिटिशन है, मतलब मिस्टर स्वामी की जो पिटिशन है, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया। अब उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ऐड कर देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐड कर देगी? सेक्शन 5 में राम मंदिर, मैं लीगल बात कर रहा हूं, सेक्शन 5 में राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पावर है कि सेक्शन 5 में ऐड कर देगी कि काशी और मथुरा भी एग्जेम्प्ट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट। वो तो इस एक्ट को लीगली इंटरप्रेट करेगी और ये देखेगी कि ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। अगर ये असंवैधानिक है, लोगों के कोर्ट जाने का हक छीनता है, तो इट विल बी सेट, हमारा विरोध है। क्योंकि अगर ये बात लीगल होती तो डेफिनेटली हम डिबेट करते कि हाँ भाई काशी मथुरा एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट इनैक्ट करती, अगर आज केंद्र सरकार तो नहीं कह रही है, कोई केंद्र सरकार नहीं कह रही है, कोई हिंदू संगठन नहीं कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सिर्फ काशी मथुरा एग्जेम्प्ट कर दीजिए, भाई कोई कह ही नहीं रहा है। जिसका जहां पे, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस तालुका में जिसके लिए जो मंदिर इंपॉर्टेंट है, जो किसी ने अगर तोड़ा था, तो वो उसके रेस्टोरेशन की मांग कर रहा है। तो इसीलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह रही है कि सिर्फ काशी और मथुरा एग्जेम्प्ट किया जाए, लीगली इसको परमिसिबल नहीं है, लीगली ये बात कही नहीं जा सकती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और एक तरह की पूरे के पूरे समाज को अपंग बनाने की, और उनकी लड़ाई जो आगे डेवलप हो रही है, जो रिसर्च डेवलप हो रही है, और जो लोग अन्याय के खिलाफ अब जागरूक हो चुके हैं। काशी और मथुरा मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा मॉडल बना है अन्याय के खिलाफ लोगों के लिए जागरूक होने का, कि आइए मिलके इस एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़े। क्योंकि मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा पुष्पेन कुलश्रेष्ठ का नहीं है, ये मुद्दा पूरे सनातनी समाज का है, जो आज इस समय एक चौराहे पे खड़ा हुआ है कि क्या हमें लीगल बैटल्स स्टार्ट करनी है, और क्या लीगल बैटल्स राइट ऑफ रेस्टोरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये उस चीज का मुद्दा है। और इसीलिए मैं बात आपके सामने बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है।
इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट में इसमें चर्चा होगी, डिबेट होगी, मैं ये चाहता हूं कि पूरा सनातनी समाज मिलकर इसके खिलाफ। मुझे तो इसमें देखिए एक और बड़ी बात है जो पॉलिटिकल लीगल नहीं है, कि इस देश की कोर्ट को और इस देश के संविधान को इस बात का धन्यवाद करना चाहिए। एक दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां 95 करोड़ समाज की आस्थाओं, परंपराओं, मान्यताओं को ध्वस्त करके सीने पे चढ़ के आपके लोग रोज तन से सर जुदा कर रहे हो, और आप 40 से 42 हजार मंदिरों को लेने में से जब बात करते हैं तो आप कोर्ट जाते हैं। अभी तो आपने कोर्ट का रास्ता अपनाया है। ये भारतीय सनातनी हिंदू समाज का तहम्मुल, पेशेंस, उनकी सहनशीलता का धन्यवाद देना चाहिए कोर्ट को और तमाम उन लोगों को कि अभी हम सिर्फ कोर्ट से बात कर रहे हैं, जबकि ये कोर्ट का मैटर नहीं था। विष्णु जी, कितने विष्णु पैदा करेंगे हम, तब ये 40,000 मंदिर मिलेंगे भाई? ये तो पार्लियामेंट के अंदर से पास होता और एक रात में समाप्त हो जाता। हमें तो मैं तो कह रहा हूं धन्यवाद दो कि आज का हिंदू समाज, युवा समाज जो है वो इस बात की उम्मीद करता है, फिर भी एक आपसे उम्मीद रखे हुए है कि भाई कोर्ट ये फैसला करेगी, और कोर्ट इसको ढीलम डाल। हमने देखा ना कि वह प्रॉपर्टी में क्या हुआ, हमने देखा ना आज हल्द्वानी में क्या हुआ। कोर्ट का अलग रवैया है। राजस्थान में अगर कहीं हिंदुओं ने कोई जमीन ले ली थी तो रातों के रात आपने उनको हटवा दिया गया, और यहां पे कोर्ट कहती है कि साहब ये मानवता का मामला है। तो इस देश में कोई भी चोर उठाएगी या आतंकी आ जाए, चुपचाप से कहीं रह ले और उसके बाद उसको मानवता का हो जाता है। तो ये तो सनातनी हिंदू समाज के पेशेंस, उसकी सहनशीलता का इम्तिहान लिया जा रहा है। जिस दिन भी ये फटेगा ना, तो ध्यान रखें, ये कोर्ट वोट कोई नहीं रोक पाएंगे। ये जो 1992 में हुआ था, भले ही उसमें बहुत सारे दलालों ने कहा हमारा तो काला दिन है और पीला दिन है, फलाना दिन है, जिनके लिए पॉलिटिकल मामला था होगा, लेकिन जो लोग वहां गए थे वो राजनीतिक लोग नहीं थे, वो आस्थाओं वाले लोग थे। बाद में लोगों ने उसकी दुकान चलाई, सब कुछ। लेकिन अभी भारतीय सनातनी हिंदू समाज से मेरी अपील है कि आप अपने बीच के दलालों को, बिकाऊ लोगों को अपने से अलग कीजिए। ये लड़ाई एक ऐसे दौर में लड़ रहे हैं कि ये मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। 1991 में बना था, सब सो गए, कोई बोला नहीं इसके ऊपर, हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और यही 50 साल चलता। मथुरा, काशी, XYZ नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये कानून बन ही कैसे सकता है कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा की जमीन को कोर्ट ने किस हैसियत में कह दिया कि साहब ये अब आपकी नहीं है, किस हैसियत में कह दिया, और वो किस हैसियत में रहेगी ये भी। चलिए वो आर्कियोलॉजी को दे दिए जाते, कि आर्कियोलॉजी उनकी ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं, फिर कह रहे हैं 50 साल के लिए आप देवी देवता भूल जाओ। यार ये कौन से ठेकेदार हैं जो मुझसे कहेंगे कि अपने देवी देवताओं को भूल जाओ? तुम्हारी दुकान चले या भाड़ में चली जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम राष्ट्र नहीं हो, तुमको हमने ठेका नहीं दिया है। तुम सब अपने आप सेल्फ स्टाइल बन गए और घूम रहे हो, और ऐसी चुंबक लोगों को पकड़ते हो। इसीलिए कल कोर्ट में ये बात जो आप कह रहे हैं, क्यों नहीं किसी ने अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया था? क्यों नहीं आपने वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया? सब चुप बैठे। आज बदलते दौर में युवाओं के अंदर एक जागृति आ रही है, पढ़े लिखे के अंदर एक जागृति आ रही है कि आप जिस सिविलाइजेशन के हैं, अगर उस सिविलाइजेशन से ही आप कट गए तो फिर आप क्या रहे? रुपया पैसा कमाना तो बहुत आसान बात है, सभी कमा रहे हैं, लेकिन आज का युवा, लैपटॉप वाला युवा, मोबाइल वाला युवा, विष्णु भाई मैं कह नहीं सकता, इतने फोन, इतने मैसेजेस, इतने ईमेल आते हैं कि लोग नाराज भी हो जाते हैं मुझसे कि हम क्या, मैं कहां तक जवाब दूं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट होते देता हूं। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इतना युवा के अंदर फायर है इस वक्त, और ये वो टाइम है जब उससे हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि वो हाँ नहीं अभी तो हम कोई तत्कालिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये सिविलाइजेशन लड़ाई है, ये सालों साल चलेगी, और ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है। हम उसको उस मानसिकता में बना रहे हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो दुनिया में अजर है और अमर है, बाकी सब लुटेरे आए थे। तो इस लड़ाई को लड़ने में अगर युवा आगे आ रहा है, तो ये तथाकथित जो बड़े बड़े घूम रहे हैं 90-90 साल के ज्ञान देते घूम रहे हैं, ये किसको कमजोर कर रहे हैं? जो सर तन से जुदा कर रहे हैं, उनसे हिम्मत नहीं हो रही बंद करने की। नुपुर में मुंह नहीं खोलेंगे, कमलेश तिवारी पे मुंह नहीं खोलेंगे, और हमारे ऊपर ही नई नई कहानियां निकालेंगे। झूठ जो गर्दनें काट रहे हैं, 270 हिंदू मार दिए गए इस देश के अंदर मुसलमानों मॉब लिंचिंग के द्वारा, किसी ने मुंह खोला? वो शंकर शरण साहब ने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी किताब है, आप भी इसको पढ़िएगा, इससे आपको काफी कुछ पता चलेगा, बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता होती। बहुत बढ़िया किताब लिखी है उन्होंने। लेकिन विष्णु भाई कुल मिलाकर के